हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसी भी पर्सन का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हम लोगों को एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म GST-RE01, जिसका कि एज पर रूल सब रूल 8 के हिसाब से हम लोग को एक अप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में हम लोग को सबसे पहले लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, जैसे कि मान लीजिए मिसेस एक्स लिमिटेड या वाई लिमिटेड या इस तरह के जो भी लीगल नेम रहेंगे बिजनेस का, वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। या आर के सन्स एंड एसोसिएट्स या इस तरह के जो भी नाम्स रहेंगे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ बिजनेस का क्या है। मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर का रहेगा, फर्म है तो फर्म का पैन नंबर रहेगा, कंपनी है तो कंपनी का पैन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑथराइज सिग्नेटरी जो रहेगा उसी का एक बार के लिए उसी का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालिए। जो फ़ोन नंबर यहाँ पे डालेंगे और मेल आईडी यहाँ पे डालेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका ऑथराइज सिग्नेटरी में आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद पार्ट ए भरने के बाद आपके पास एक TRN नंबर जनरेट होके आ जाएगा और मोबाइल में OTP से आप उस पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो आपको फिर फर्दर भरने दिया जाएगा। ये प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आज हम लोग थ्योरेटिकली एक बार देख लें कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कौन सा डिटेल कहाँ पे भरना पड़ता है। चलिए उसके बाद आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या क्या रिक्वायर्ड है, जैसे कि मान लीजिए ट्रेड नेम जो रहेगा वो यहाँ पे हम लोग को डालना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए कि कंस्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस मीन्स कंस्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस क्या है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, LLP है, जो भी चीज़ है वो पॉइंट नंबर 2 में डालना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 में नेम ऑफ द स्टेट, किस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उस स्टेट का। फिर डिस्ट्रिक्ट और सेंटर है कि जुडिक्शन डिटेल देना पड़ता है। आपका जुडिक्शन क्या है, वार्ड नंबर क्या है, सेक्टर क्या है, सर्कल क्या है, वार्ड क्या है, यूनिट क्या है, इससे रिलेटेड ये आपका पैन नंबर के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो ये मैं आपको जब प्रैक्टिकली करूँगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। बट आप ये याद रखो कि पॉइंट नंबर 4 में जुडिक्शन से रिलेटेड डिटेल यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में आ जाओ तो आप एज एन कंपोजिट डीलर की तरह रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो कि नहीं, इसमें मैक्सिमम नो करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग रेगुलर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं इसीलिए। पॉइंट नंबर 6 में सिंस नो कर देंगे तो पॉइंट नंबर 6 वैसे भी अप्लीकेबल नहीं रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 में डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। मान लीजिए कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन हम लोग करा रहे हैं तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ROC का जिस दिन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जिस दिन उनका इशू हुआ है तो वहाँ से डेट देख के तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जो भी रहेगा वो हम लोग को डाला पड़ेगा पॉइंट नंबर 7 में। पॉइंट नंबर 8 में डेट ऑन विच द लाइबिलिटी टू रजिस्टर एराइज। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मान लीजिए हम लोग का एक सर्टेन टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करता है, फिर हम लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, कोई वॉलंटरी भी लेता है। तो जब थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करने के बाद अगर आप जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उस हिसाब से आपका 8 नंबर में डिटेल डालना पड़ेगा किस दिन से आपका टर्नओवर मान लीजिए 20 लाख या 40 लाख का जो भी लिमिट है वो आपका एक्सीड कर रहा है, उस हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल डालोगे। उसी तरह से आप आ जाएंगे पॉइंट नंबर 9 में, कैजुअल टैक्स पेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो ये आप डाल दीजिएगा 9, 10 में और 11 में। उसके बाद 11 में आपसे रिलेटेड ये भी पूछा जाएगा कि आपका ड्यूरिंग द ईयर कितना टर्नओवर था, कितना उससे पे लाइबिलिटी है, नेट लाइबिलिटी, इससे रिलेटेड भी एस्टिमेटेड लाइबिलिटी। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का कुछ डालते हैं तो वो उससे रिलेटेड आपका डालना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 12 में आ जाते हैं
अगर आप एज एन SEZ अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं, अगर आप यस करेंगे तब उससे रिलेटेड जो नीचे में डिटेल है वो लगेगा। जैसे कि ऊपर में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन से रिलेटेड था, उसको अगर आप डालेंगे तभी उसी से रिलेटेड पॉइंट नंबर मान लीजिए 9, 10 और 11 था। उसी तरह से पॉइंट नंबर 12 में अगर SEZ की तरह यूनिट की तरह अगर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तभी इसका डिटेल डालना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 12 में आता है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन SEZ डेवलपर। यहाँ पर भी आई थिंक हम लोग रेगुलर ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे नो ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप रीज़न फॉर ऑब्टेनिंग द GST रजिस्ट्रेशन। पॉइंट नंबर 14 में जो भी रीज़न टू ऑब्टेन GST रजिस्ट्रेशन जो भी आपके केस में अप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 15 में हम लोग ये डालेंगे कि इंडिकेट द एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन होट एवर इज़ अप्लीकेबल। अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई भी रजिस्ट्रेशन है रिलेटेड टू वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स या जो भी इसके पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस था प्री GST पीरियड में, अगर कुछ ऐसा है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आई थिंक ये नॉर्मली अभी इनवैलिड हो गया है क्योंकि 4 साल अभी GST का हो गया है, तो ये पॉइंट बहुत कम ही अप्लीकेबल होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 16 में आते हैं एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए मैं बोलूँगा एक जॉइंट रिपोर्ट ऑन जॉइंट कमिश्नर इस एक बना हुआ है 2015 में ही था, वही अभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लीकेबल होता है। तो उसमें कैटेगरी कली दिया हुआ है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका क्या होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है और तब इसके लिए लैंडलॉर्ड का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉपी लगेगा, या प्रॉपर्टी टैक्स अगर लैंडलॉर्ड भी अगर पेमेंट कर रहा है उसके नाम पे भी हो तो उससे भी अपना काम चल जाएगा। अगर मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी का ओनर है तब जो भी डीड होता है वो आपको लगेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या मान लीजिए प्रॉपर्टी टैक्स ये ऑप्शनल है, कोई एक लगेगा, दोनों एट द सेम टाइम डिपार्टमेंट हम लोग से नहीं मांग सकता है, आप ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 17 में, यहाँ पे बैंक से रिलेटेड आपसे डिटेल मांगा जाएगा कि क्या क्या आप कौन कितने आपके बैंक्स हैं, क्या उसके डिटेल्स हैं, तो वो पॉइंट नंबर 17 में डाल देंगे। पॉइंट नंबर 18 में जो भी आपका गुड्स एंड सर्विसेज यानी HSN कोड वाइज क्या क्या आपका कौन कौन सा HSN में आप डील कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो पॉइंट नंबर 18 में आप डालेंगे। पॉइंट नंबर 19 में सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस, क्या क्या सर्विसेज आप देंगे उससे रिलेटेड HSN कोड क्या है या SSC कोड क्या है वो आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 19 में डालेंगे। पॉइंट नंबर 20 में आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, मान लीजिए मेरा एक सेम स्टेट में दो बिजनेस प्लेसेस हैं, तो दोनों बिजनेस प्लेसेस का जो भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं पॉइंट नंबर 20 में। और उससे रिलेटेड जो एड्रेस है पिन है वो सभी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल रहता है। प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप या थ्योरेटिकली देख लो, ये सब डिटेल हम लोग को लगेगा। उसके बाद 21 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, अगर डिटेल ऑफ द प्रोप्राइटरशिप या ऑल पार्टनर्स के डिटेल, प्रोप्राइटरशिप के जो भी डिटेल्स रहते हैं ये भी आपके लगेंगे, या मान लिया प्रमोटर है या डायरेक्टर है उनका भी डिटेल आपके पास होना चाहिए। मेनली पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक फ़ोटो एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद डिटेल ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी, याद है मैंने बोला था पहले बार जो आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी देंगे वही आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, नहीं तो एरर थ्रो कर देगा। हाँ, एक बार रजिस्ट्रेशन आपका हो जाए उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इनिशियली जो मेल आईडी और फ़ोन नंबर दिए थे वही आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा ऑथराइज सिग्नेटरी का, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस है। उसके बाद डिटेल ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, मान लीजिए आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट को आप एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड डिटेल आप यहाँ पे उनका डाल सकते हैं कि हाँ वो आपके बिहाफ में सभी रिटर्न फाइल करेगा और काम कर सकता है। उसके बाद ये 24 नंबर पॉइंट जो होता है मेनली ये ऑप्शनल रहता है, अगर स्टेट से रिलेटेड मान लीजिए प्रोफेशनल टैक्स या ट्रेड लाइसेंस किसी स्टेट में अप्लीकेबल होता है तो उससे रिलेटेड अगर कोई कोड है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। डॉक्यूमेंट अपलोड का एक ऑप्शन रहेगा, और आप ध्यान रखिए रजिस्ट्रेशन करते समय आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना, अगर आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं अगर उसमें येस करेंगे तो आपके मेल आईडी पर जो ऑथराइज सिग्नेचरी का जो मेल आईडी है उसमें एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद एक टैब ओपन होगा, उस टैब में जिस भी ऑथराइज सिग्नेचरी का आधार ऑथेंटिकेट करना है उसका आधार नंबर डालेंगे, फिर उस ऑथराइज सिग्नेचरी के जो
आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, और उस ओटीपी को उस लिंक पे फिलअप करेंगे, तब आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। एक बार आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपका ARN नंबर जनरेट हो जाएगा, और इस तरह से आप लोग अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप एक बार डॉक्यूमेंट सब रेडी कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली कैसे हम लोग करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।